This call is now being recorded. ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखना भाई। देखो बताओ क्या आंसर हो सकता है आप। Which of the following is an example of liquid in gas solution? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है इसमें? लिक्विड इन गैस सब्जी, लिक्विड इन गैस का मतलब क्या हुआ? लिक्विड इन गैस का मतलब क्या हो गया बताओ पहले इस आपको क्या बताओ भाई। हेलो बी, बी एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक होगा क्या? बच्चे बोल रहे हैं बी, बी नहीं होगा यार, सी सर। सी, यस सी होगा। ठीक है देखो ये तुम्हारा क्या होता है, CH Cl3 क्या होता है ना, ये लिक्विड हुआ और ये गैस हुआ। बताओ भाई लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन नहीं हो गया? यस। एरेटेड ड्रिंक में क्या होता है, ये लिक्विड इन गैस नहीं हुआ। एरेटेड ड्रिंक मतलब जैसे तुम्हारा थम्स अप हुआ, थम्स अप में क्या होता है, ज्यादा लिक्विड है गैस कम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, तो वहां पे ये उल्टा होता है। ठीक है भाई। यस सर। ओके तो ये क्या हो गया, ये लिक्विड इन गैस का एग्जांपल कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। सी। एयर तो है ही नहीं और अल्कोहल इन वाटर ये भी नहीं होगा। ठीक है किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। एरेटेड ड्रिंक इसलिए नहीं हुआ, इसमें क्या होता है, ड्रिंक में क्या होता है, ज्यादा तुम्हारा वाटर होता है और गैस ऊपर से डालते हैं, तो वो होता है गैस इन लिक्विड, नॉट लिक्विड इन गैस। वो क्या होगा, गैस इन लिक्विड। ठीक है ओके सर। चलो तो ये लिखा भी हुआ क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, एंड नाइट्रोजन क्या है, गैस है, इसलिए लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ भाई इसका क्या हो सकता है, इसका क्या होगा? Which of the following solution contain the highest amount of common salt? Highest amount of common salt कौन सा सॉल्यूशन कंटेन करता है बताओ? सेचुरेट, ये सब पता है ना यार, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। या सुरेंद्र का कहना है सी, सुरेंद्र का बोलना है भाई सी। ओके और बाकी बच्चों का, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट? या सी ही होगा। अरे पता है ना सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, सॉल्यूट तुमको ज्यादा हो गया। सेचुरेटेड मतलब होता है जितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है उतना ही आपने डिजोल्व कराया। अरे सबका लिमिट होता है ना, तुम जैसे अगर मान लो बचपन में ये रसना वगैरह बनाते होगे, पानी में रसना बनाते हो तो क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं और उसमें ऊपर से चीनी डालते हैं, उसमें ऊपर से चीनी डालते हैं, तो क्या जितना मन चीनी उतना डिजोल्व हो जाएगा क्या? तुम जितना चाहो एक ग्लास पानी में तुम जितना चाहो उतना चीनी डिजोल्व हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं, उसका एक लिमिट होता है, नहीं मतलब एक होगा। लिमिट होता है। तो जितना कैपेसिटी है ना उतना ही डिजोल्व करोगे तो उसे बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है और जितना कैपेसिटी है उससे कम डिजोल्व किया ना तो अनसेचुरेटेड। और अगर मान लो चीनी रख दिए और डिजोल्व नहीं रहा, तुम टेम्परेचर दो फिर डिजोल्व हो जाएगी नहीं? अरे गर्म पानी में ज्यादा हो डिजोल्व, जाएगा। गर्म पानी में ज्यादा डिजोल्व होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेटेड। मतलब जो कैपेसिटी था उससे ज्यादा डिजोल्व कर दोगे ना तो उसे बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। तो आंसर क्या होगा 17 का सी। ठीक है अरे बोलो। यस सर। चलो आगे। यस सर। हाँ बोलो। अब चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। कह रहा एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ऑफ टू लिक्विड, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो कि कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जानते हो क्या होता है भाई? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? क्या होता है? रिप्लाई नहीं दे रहे यार, मतलब पढ़ा है कि नहीं ये सब टॉपिक? पढ़ा है। पढ़ा तो रिप्लाई दो यार, मेरे क्लास में हो तो बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर ये बोरिंग हो जाएगा पूरा सिस्टम। अगर नहीं पता है तो पूछ लो कि हाँ सर बता दो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, मैं बता दूंगा।
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है दो लिक्विड का बॉयल्स हो रहा है कम टेम्परेचर पे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पता है ना, अगर मान लो ए है, ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो 80 डिग्री सेल्सियस है, प्लस बी की है, बी का बॉइलिंग क्या है, मान लीजिए 85 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जो जब इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा ना, यानी कि जो प्रोडक्ट पी बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, एक फिक्स होता है। और चूंकि ये कह रहा है लोअर टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे पी का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, सपोज कर लेते हैं 75 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, वैसा मिक्सचर जिसके सारे कंपोनेंट बॉयल सेम ही टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है, सारे कंपोनेंट बॉयल सेम टेम्परेचर पे करते हैं। तो ये कह रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो कि क्या है, लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है, लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसे बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। तो ये लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इट मींस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाता है, जो कैसा डेविएशन शो करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे थे, क्या होगा, 18 का डी। कितने बच्चों ने सही किया 18 का डी। यस, शिवम, सुरेंद्र, आशीष, सबके सही है। देखो तुम ना मैसेज कर रहे हो ना, तो ऐसे लिखो, अगर मान लो 18 का डी है ना, तब ऐसे मैसेज कीजिए 18 डी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना कि आप डी किसके लिए लिख रहे हो, आप डी जो लिख रहे हो वो किसके लिए लिख रहे हो पता ही नहीं चलेगा। तो आप मैसेज करो 18 डी, या फिर ऐसे अगर मान लो 18 का सी है तो 18 सी, ऐसे मैसेज करो, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि आप पिछले क्वेश्चन के दे रहे थे, इस क्वेश्चन के दे रहे थे, पता ही नहीं चलेगा। ये सॉल्यूशन 18 डी का जो अभी हमने किया उसका सॉल्यूशन है। आओ अगले क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन देखना भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, ये रहा 17.54। ये बोल रहा है वाटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर कितना है, 17.54 mmHg। कह रहा है व्हाट विल द वेपर प्रेशर, बताओ क्या वेपर प्रेशर हो जाएगा जब, कब बताना है, जब पिस्टन इज लोअर, मतलब ये जो पिस्टन है ना इसको तुम लोअर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, तो बताओ नीचे करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा कि नहीं भाई, ये जो ढक्कन है इसको तुम नीचे करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा, यस वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस अबव द लिक्विड टू 1/2, वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर दिया, 1/2 तक ले गया। तो आपको बताना है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, बताओ वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि देखो स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर क्या था, 17.54 mm ऑफ Hg। जब ढक्कन को तुम नीचे ले गए, ढक्कन को नीचे ले गए, तो बताओ नया वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो बताओ वेपर प्रेशर का वैल्यू बता दो क्या होगा, देखते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करने पे वेपर प्रेशर क्या होगा। इस बच्चे का माइंड सबसे तेज चल रहा है, शिवम का कहना है 19 का बी। ओके, और बाकी बच्चे देखो मेरा पहला क्लास है, तुम लोगों के साथ रिस्पॉन्स करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि यहाँ इस क्लास में वो कौन से बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बताओ भाई, शिवम का बी कहना है, बाकी लोगों का, गौरव का भी बी कहना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें पेन पेपर का यूज ही नहीं करना है, ऐसे ही देख के बता देना है। तुम सोच रहे होगा कि न्यूमेरिकल होगा सर सॉल्व, कुछ नहीं है ये। रॉल्ड्स लॉ पढ़ा है आपने, रॉल्ड्स लॉ और पार्शियल प्रेशर पढ़ा है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीए बराबर क्या होता है, रॉल्ड्स लॉ, पी नॉट ए इंटू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही होता है ना, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए से मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। हाँ भाई, मतलब पीए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब बताओ क्या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पी नॉट ए बढ़ेगा क्या,
वो तो प्योर फॉर्म का प्रेशर है, तो वो तो बढ़ेगा नहीं भाई। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है उस पर तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब क्या वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने पे क्या मोल फ्रैक्शन चेंज होता है क्या? नहीं, मोल फ्रैक्शन तो मोल पे नहीं चेंज होता। करता है। इट मींस प्रेशर तो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्या प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, कहाँ वॉल्यूम कहीं भी है। तो प्रेशर आपका वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। जब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा? जो पहले प्रेशर था वही बाद में प्रेशर होगा। जो पहले प्रेशर था वही बाद में प्रेशर होगा। ठीक है, यस सर। चलो। तो जितने बच्चों ने आंसर किया था सभी के करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन करो, मैं देख लेता हूँ 19 का किससे सही था। सबसे पहले 19 का शिवम ने दिया था, सही था। फिर गौरव का भी सही है, भावना, सुरेंद्र, अमर, कशिश, सबका सही है। चलो 20 बताओ। कह रहा the value of absorbed and calculated molecular weight of silver nitrate are इतना and इतना respectively. The degree of dissociation of silver nitrate is, क्या कह रहा है? ऑब्जॉर्ब और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। देखो आपको याद है ना कि मॉलिक्यूलर वेट वगैरह क्या होता है, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, इसकी वजह से। अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुमने पढ़ा होगा, जैसे पहले मान लो डेल्टा टीबी फॉर्मूला था, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था? केबीएम। लेकिन बाद में इसे मॉडिफाई करके क्या किए थे? इसे किए थे आई केबीएम। मॉडिफाई क्यों किए थे? यस क्योंकि देखो जैसे NaCl ही है, हम सोचते थे NaCl पानी में रखे 1 मोल रखे तो हम सोच रहे हैं 1 मोल है, लेकिन ये अंदर जाकर क्या होता है? 2 मोल होता है। 2 मोल होता है, टूट जाता है ना। अब टूटने से क्या होता है? पहले इसका इसका मोलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा। बाद में टूट गया तो क्या हो गया? मोलर मास कम हो जाता है ना, डिक्रीज कर गया। तो आई का अगर जो फॉर्मूला अगर की बात करें तो आई जो होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है? जब टूटता है, डिसोसिएशन होता है, तो क्या होता है? 1 + n - 1 अल्फा। बोले है कि नहीं? आई का ये यस फॉर्मूला सर। पढ़ा है ना, आई इज इक्वल टू 1 + n - अल्फा। और आई का एक और फॉर्मूला था, क्या? आई का एक और फॉर्मूला था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जॉर्ब, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, अरे ऑब्जर्व लिखती है, मतलब जो तुम, क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? देखो यहाँ पे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ? 92.64। और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया? 170। तो आई का एक और फॉर्मूला होता है, जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको डिवाइड कर दो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है भाई, ये आपने पढ़ा होगा। आई का ये दोनों फॉर्मूलास कन्हैया सर ने आपको बताया होगा, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, और ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ कैलकुलेटेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? कैलकुलेटेड का दिया है 170, और ऑब्जर्व का क्या दिया है? 92.64। 92.64। और एन की बात करोगे तो बताओ ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है ना। यस सर। AgNO3 का एन का वैल्यू क्या होगा? इसका एन की वैल्यू क्या होगा? ये एन की पूछ रहे हैं। ये कितने 3। मोल में टूटते हैं? 3। अरे भाई AgNO3 में 3 कैसे हो गया? देखो AgNO3 है, ये टूटेगा Ag+, और किसमें टूटेगा? NO3-। एन की वैल्यू क्या हुआ भाई? कितना मोल हुआ? 1 और 1 2। एन की वैल्यू क्या होगा? 2 हो गया। 2 हो गया ना। तो सबका वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करोगे। आई का वैल्यू क्या था? 170। 170 डिवाइडेड क्या था? 92.64। ये इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा इसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा 1 + n - 1 अल्फा। 1 + n का वैल्यू क्या था? 2 था, 2 - 1 अल्फा। इट मीन्स क्या हो गया? 1 + अल्फा। और इसको जब डिवाइड करोगे 170/92.64 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.83। तो अल्फा क्या आ गया? माइनस करोगे तो 0.83। ये फ्रैक्शन में है, अगर अल्फा परसेंटेज में बात करोगे तो क्या होगा? 83% होगा। बोलो समझ में आया कैसे कर दिया? तो आपका यस सर। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बी हो जाएगा। बोलो भाई, 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोले, ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताओ भाई। ऑब्जर्व देखो आई का वैल्यू जो होता है कैलकुलेटेड डिवाइड बाई ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड मतलब समझे? जो तुम फॉर्मूला से निकालते हो। कैलकुलेटेड का मतलब होता है
कैलकुलेटेड का मतलब होता है भाई, कैलकुलेटेड का मतलब होता है जो आप फॉर्मूला से फाइंड करते हो ना, फॉर्मूला से Yes, फाइंड sir. करते हो। और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, जो आप क्या कर रहे हो, जो प्रैक्टिकली देख रहे हो, जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। ठीक है, तो ये वैल्यू डिवाइड करोगे तो आपका ये आ गया था 1.83, 1 प्लस अल्फा आया था, अल्फा का वैल्यू निकाला तो ये है। चूंकि परसेंटेज करने के लिए ये आपको पता ही होगा, आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो भाई, हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन था। हाँ, नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात कर रहा है, बताओ। हेनरी लॉ कांस्टेंट केज का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में केज का वैल्यू दिया है 0.27 4.27 into इंटू 10 10 की power पावर 5. 5 mm ऑफ इंची। और फिर क्या कर रहा है, ये प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है ना, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट इतना अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है आपका 760। हेनरी लॉ इक्वेशन आपको याद है, अरे हेनरी लॉ याद है, क्या था क्वेश्चन, तो बताओ भाई, याद है तो हम सब क्या कर रहे हो, माइक ऑन करके बताओ क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला बता दो हेनरी लॉ का। P इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, प्रेशर बराबर क्या होगा, किसी को याद है, नहीं याद है? 1.h. नहीं, प्रेशर बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होगा, KH मोल फ्रैक्शन। 1 यस, son. KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब बताओ KH का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन तुम नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे सर. और जो मोल फ्रैक्शन होगा वही सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। करा हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वही आपको सॉल्युबिलिटी बता देगा। ठीक है, तो डिवाइड कर Yes, देना और sir. कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। तो 21 का जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 21 का डी आएगा, 21 का डी आएगा। ठीक है, यस, 21 का डी Yes, sir. शानू शिवम ने सबसे पहले किया था। एंड अगर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर किसने किसने सही किया था भाई, 20 का बी था ना, यस। तो शिवम का सही था, शानू का सही था, सुरेंद्र का रॉन्ग था, भावना सही था, हर्ष, कशिश, यस, इन बच्चों का सही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 22, और ये मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे सही करें, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। तुम ये ऐसा क्वेश्चन है ना, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, ऑप्शन ही पढ़ोगे तो तुम करेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर तुमने हेनरी लॉ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हेनरी लॉ पढ़ा होगा, हेनरी लॉ पढ़ा है आपने, Yes, sir. हेनरी लॉ पढ़ा है ना आपने। Yes, sir. बताओ भाई इसका क्या है, क्या आंसर होगा भाई, जल्दी बताओ। क्या होगा भाई बताओ, 22 का किसी का तो आंसर है। अरे यार इतना क्या सोच रहे हैं, देखो हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल, ये हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब बताओ मोल फ्रैक्शन इज सॉल्युबिलिटी बता रहा है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय केएच। अब बताओ, यहां से तुम बताओ, मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है हेनरी हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट के, यानी कि केएच Yes, केएच sir. बढ़ाओगे तो बताओ सॉल्युबिलिटी घटेगा कि नहीं, Yes, sir. क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, केएच ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, आंसर क्या हो जाएगा बी। अरे बोलो, हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, समझ में आया। तो Yes, 22 sir. का क्या होगा, बी होगा। यस, सूरज, गौरव, वीरेंद्र, Yes, sir. बी होगा।
चलो अब 24 बताओ ना। कह रहा है द रेट ऑफ ए Yes, sir. रिएक्शन A + 2B से 3C। कह रहा है एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा 72 टाइम्स। इसका रेट जो है 72 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब A इज ट्रिपल, A को ट्रिपल कर दो और B को डबल कर दो। इट मीन B को डबल कर रहे हो, A को ट्रिपल कर रहे हो, तो रेट आपका 72 टाइम्स हो जा रहा है। आप बता दो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो बताओ रिएक्शन क्या था? A + 2B ये बना 3C। ठीक है, अभी देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। देखो अभी देखते हैं। देखो रेट लॉ अब लिखोगे, अगर मान लो रेट लॉ लिखोगे तो क्या होगा? रेट लॉ अगर आप लिखोगे तो यही लिखोगे ना, R = K A की पावर क्या आ जाएगी? X लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना X का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है, Y भी एक्सपेरिमेंट से आता है, तो हम क्या लिखेंगे? R = K AX, अब B की पावर Y। कर रहा है व्हेन A इज ट्रिपल, A को ट्रिपल करोगे यानी कि रेट, नया रेट क्या हो जाएगा? नया रेट R' क्या हो गया? K क्या कर रहे हो? ट्रिपल, A को ट्रिपल कर रहे हो यानी कि 3A की पावर X, और B को क्या कर रहे हो? X. B डबल 2B। 2B raised to power y. तो रेट ये क्या बोल रहे हैं? 72 टाइम्स हो गया। ये क्या हो गया? 72 टाइम्स, यानी कि R' का वैल्यू क्या होगा? 72R। लिख सकते हैं? Yes, sir. अरे अब इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, दोनों को डिवाइड करो। बताओ 8 से 8 गया, क्या Yes. बचेगा? 1/72। Yes, sir. और इधर क्या बचेगा? K से K गया, ठीक है, A से A भी कैंसिल हो जाएगा, B से B भी कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। Yes, sir. देखो A की पावर X, B की पावर Y, यहाँ पे भी A की पावर X, B की पावर Y कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/3 की पावर X इंटू 1/2 की पावर Y। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 की पावर X इंटू 2 की पावर Y = 72। इट मीन्स X का वैल्यू क्या रखे? तो यदि X का वैल्यू क्या रहना चाहिए? तो X का वैल्यू अगर 2 हो जाए और Y का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो 72 नहीं हो जाएगा? लेफ्ट Yes, LHS sir. बराबर RHS नहीं हो जाएगा? जाएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए? 2,3। 2,3 क्या है? 24 का Option B. B हो जाएगा। 24 का क्या होगा? B। अभी देखते हैं चैट बॉक्स में कितनी बच सकती है। 24 का B इसका सही है भाई। भावना ने सबसे पहले सही करेक्ट किया। भावना ने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया था, देन शिवम, कशिश, सुरेंद्र, हर्ष, सूरज, शानू, सभी के सही। सबसे पहले भावना ने करेक्ट किया। अब आते हैं 25। 25 देखो, कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर लीटर टू 50 मोल पर लीटर इन इतना सेकेंड। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, ये रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी कि के का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? के = व्हाट। कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा ना 800 से 50, तो एक बार कोशिश करना तुम हाफ लाइफ तक पहुंचने का। क्या कोशिश करना? हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ तक कैसे पहुंचोगे? तो बताओ ये क्या था? 800 था ना, 800 का आधा कितना होगा? 400। 400. हाफ लाइफ में पता है ना, हाफ लाइफ में क्या होता है? ये हाफ होते जाता है, फिर इसका आधा क्या होगा? 200, 200. फिर इसका आधा बताओ 100. कितना होगा? 100, और फिर क्या होगा? ये 50. 50। अब बताओ कितने हाफ लाइफ हो रहे हैं? 1 2 4 half life. 4. 4, टोटल 4 हाफ लाइफ हुए ना। Yes, sir. तो 4 हाफ लाइफ जो है, टोटल टाइम कितना लगा? 4 हाफ लाइफ के बराबर समय लगा। कितना टाइम लगा? 4 हाफ लाइफ के बराबर। आपको पता होगा ना फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, पता है? Yes, sir. यही होता है ना। अब ये तो कंसंट्रेशन से इसको कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि
फर्स्ट वाले में मान लो x टाइम लग रहा है तो सब में x टाइम लगेगा, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो 4 हाफ लाइफ जो है वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 4 के बराबर है। तो बताओ हाफ लाइफ किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 उधर से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 500 नहीं हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। Yes, sir. ये 2 4 जीरो था ना, यस 5000 हो जाएगा। तो बताओ हाफ लाइफ आपको आ गया 5000, हाफ लाइफ आ गया 5000, और यहाँ पे अब बताओ इसका वैल्यू 5000 आपको पता चल ही गया, तो के का वैल्यू नहीं निकालोगे? निकाल लेंगे सर। और के ही पूछ रहा था, के ही पूछ रहा था, तो 25 का क्या होगा? सी। 25 का क्या होगा? के ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, डिवाइड ही करना था। आ रहा है समझ में? यस, कशिश, गौरव, शिवम, भावना सबके सही है, सभी के सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बताओ कैसे करोगे? बताओ भाई, सॉल्व करो। कह रहा है एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ दे रहा है, एक रिएक्शन है उसका टी हाफ क्या दे रहा है? यदि मान लो कंसंट्रेशन 0.8 है तो उसका हाफ लाइफ 1 मिनट है, और यदि कंसंट्रेशन 0.2 रहता तो उसका हाफ लाइफ कितना होता? 64 मिनट। आपको ऑर्डर बताना है। अब बता, क्या ये कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन 0.8 है तो 1 मिनट लग रहा है, और 0.2 है तो 64 मिनट लग रहा है। आपको ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर। हम पढ़े हाफ लाइफ का फॉर्मूला। हाफ लाइफ का फॉर्मूला एक तुम आपने देखा होगा, कन्हैया सर ने आपको बताया होगा, हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर n-1। पढ़ा है ये? यस सर। जो भी हाफ लाइफ होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a की पावर n-1। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, पहले वाले का हाफ लाइफ इसको हम 1 मानते हैं, और इसको इस वाले स्टेप वाले को 2 मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? देखो, t half of 1 divided by t half of 2 is equal to a की पावर n-1, a की पावर n-1, या फिर ऐसे मतलब लिखो a। ये बताओ, ये उल्टा रिलेशन है ना, तो ये नीचे 2 है तो ऊपर 2 जाएगा, और ये नीचे ऊपर 1 है तो नीचे 1 आएगा, और पावर में सबका क्या आएगा? n-1 होगा। बोलो, रेशियो ले लियो और कुछ नहीं। अरे भाई ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो, यस सर। तो ये इक्वेशन पता है कि हाँ भाई हाफ लाइफ जो होता है रिलेटेड होता है 1/a की पावर n-1। ठीक है, अब अगर इसका अगर आप रेशियो लोगे तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, तो 2 वाला ऊपर चला जाएगा, 1 वाला नीचे नहीं आ जाएगा? बोलिए भाई। यस सर। अब सबका वैल्यू दे रखा है, पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। बताओ हाफ लाइफ 1 कितना दिया हुआ है? ये देखो a का पावर a/2, a2 का वैल्यू दे रखा है ना, क्या दे रखा है? a2 का वैल्यू अगर मान लो इसको a1 माने तो a2 का वैल्यू क्या है? 0.2। इसका वैल्यू क्या है? a1 क्या है? 0.8। अब ये तुम्हारा a1 में टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट, और इसमें कितना टाइम लग रहा है? 64 मिनट। 64 minutes. अब ये हो गया तो तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/64 और इज इक्वल टू क्या है? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 की पावर n-1। अब ये तुम सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट गया, 4 आया, तो 1/64 इज इक्वल टू 1/4 की पावर n-1। अब बताओ n-1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि 4 की पावर कितना रखोगे तो 64 आएगा, 3। इट मीन्स इसलिए n-1 का वैल्यू 3 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। सो n का वैल्यू 4 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। n का वैल्यू 4 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। Yes, sir. आया समझ में? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा डी। 26 का होगा डी।
शिवम इस पर रॉन्ग हो गया। 26 का डी होगा। अरे जीरो ऑर्डर कैसे होगा यार, जीरो ऑर्डर नहीं होगा। समझ में आया क्या किया? रेशियो ले लेना था। Yes, sir. और सभी क्वेश्चन के नीचे ना आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है, देखो solution। यहाँ से तुम हेल्प भी ले सकते हो। 27 ये बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ दिया, बताओ। सर मेरे एक्चुअली नेटवर्क इशू आ रहा है जिसके कारण मेरा कोई भी आंसर सेंड नहीं हो रहा। चैट में मैसेज नहीं आ पा रहा है आपका? नो सर, वहाँ पे सेंडिंग ही लिखा आ रहा है। तो ठीक है, तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। और बाकी बच्चे भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए मनाही नहीं है, तुम जितना बात करना है बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आएगा तो पूछ भी लेना। अब 27 को बताओ। कह रहे हैं कि एक 100% कंप्लीट होने के लिए जीरो ऑर्डर, एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, वो 100% कंप्लीट कितने टाइम में होगा? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन 100% कितने टाइम में कंप्लीट होगा, बताओ भाई। 27 का गौरव का कहना है सी, शिवम का सी, हर्ष का सी। और बाकी बच्चे माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, भावना का भी सी कहना है। अरे यार सी। ये सी ही होगा। देखो x इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बताओ क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू के टी। KT. और x क्या है आपको ही पता है ना कि x क्या होता है। देखो एक तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा प्रोडक्टेंट प्रोडक्ट में बना। स्टार्टिंग में ये टाइम जीरो पे इसका वैल्यू a होता है तो ये जीरो होता है, टाइम t पे इसका वैल्यू a माइनस एक्स होता है तो ये क्या होता है, x होता है। ये होता है ना, मतलब x क्या है, और x कुछ नहीं है, प्रोडक्ट कितना बना, क्या प्रोडक्ट कितना बना। अगर मान लो टाइम 100 का मतलब क्या होगा, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, तो जब 100% कंप्लीट होगा तो x कितना बचेगा, जितना रिएक्टेंट था, यानी कि x का वैल्यू a नहीं हो जाएगा। Yes, sir. 100% कंप्लीट होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे A क्या हो लिख जाए. दोगे, x की जगह पे a रखोगे, ये k हुआ, और ये टाइम की जगह पे 100% लिख दिया, तो t 100% क्या हो गया, a डिवाइड बाई k। आंसर सभी के सही थे। सी। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो ये हो गया। अब आते हैं 28। इसको सॉल्व करो यार, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। सॉल्व करो, सॉल्व करो। आपको 1 या 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप सॉल्व करो। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ। क्या हिंट दे रहा हूँ, देखो। कर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल, यानी क्वेश्चन में दे रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, तुम सॉल्व करते हो 2.303 आर, ये एक्टिवेशन एनर्जी का दे रहा है। और आपसे बोला है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू द अरहेनियस फैक्टर, यानी कि आपसे बोल रहा है के बाई ए का वैल्यू बता दो क्या होगा। और जब भी तुम्हारा अरहेनियस का वर्ड आ जाए ना, अरहेनियस फैक्टर आ जाए, तो एक ही इक्वेशन हमने पढ़ा है अरहेनियस का, क्या हमने पढ़ा है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। अब इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके आपको बताना है के बाई ए का वैल्यू। हिंट काफी है। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दे ही रखा है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप बताओ के बाई ए का वैल्यू। इसमें तुमको क्या करना होगा, एक और हिंट बता दे रहे हैं, दोनों साइड तुम एलएन ले लेना, दोनों साइड एलएन ले लेना, ताकि ये ई जो है ना, ई का पावर है वो हट जाए, ई का पावर हट जाए। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा का सही आता है आंसर, किसका सबसे पहले करेक्ट आता है। 28 का बेसिक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। तुम तो जेई वाले बच्चे हो ना, लॉग तो आता होगा तोड़ने। अरे इंजीनियर हो ना तुम सब। 28 का 10 की पावर -1, ऑप्शन बताओ ना शिवम। शिवम कहना है 0.1। ओके, बाकी बच्चों का शिवम क्लास में सबसे तेज है क्या?
तो मैं देख रहा हूँ आज की क्लास में सबसे पहले शिवम का ही आंसर आ रहा है। शिवम का आंसर बहुत फास्ट आ रहा है। सुरेंद्र का भी था या सुरेंद्र ने भी लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर किए। अरे इतना हिंट देने के बाद तो अब तक तो आ जाना चाहिए। हाँ आ जाना। चलो अगर जैसे ही आंसर आएगा तुम बता देना, मतलब चैट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जहाँ नहीं समझेगा वहां बोलना। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इस इक्वेशन से हम डिवाइड कर, अरे बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, ln दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो ln k/a लिख सकते हैं। अरे बोलो मैथ आता है ना। यस सर। अब क्या Yes, होगा, sir. अब ये पावर में तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि -EA/RT, पता है ना पावर माइनस बाहर चला जाता है ln e, और ये तो एज इट इज। और ln e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं? यस सर। और इसका वैल्यू 1 होता है ना, इसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स, और ln को जब तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2.303 log k/a, और इधर क्या आया -EA/RT, यही होगा। यस सर। अब 2.30 को उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, log k/a, ये का वैल्यू दे रखा है ना, तो काम करते हैं ना, ये का वैल्यू पुट कर देते हैं ना, ये का वैल्यू दिया हुआ 2.303 RT, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका वैल्यू हम लिख दिए 2.303 RT, और डिवाइडेड में ये इधर आएगा 2.303, और RT ये वाला पहले से ही था। अब बताओ ये डिवाइड कर, ये कट जाएगा कि नहीं सारा, कट जाएगा। बच गया -1 बचा ना। यस सर। अब बताओ लॉग को, लॉग अगर मान लो ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, लॉग x यहाँ पे बेस 10 है और ये y के बराबर है, तो इसको सॉल्व करते तो x इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर y होता है कि नहीं, सर हो जाता है। रहता है ना। क्या अगर कल को कंफ्यूजन हो, भूल हो, तो ये ध्यान रखना भाई, देखो बेस में 10 है ना, लॉग हटाओगे ना तो ये 10 जाएगा, अपना एक पंच मारा y को एक पंच मारा, जिसकी वजह से y उसके सर पे चला गया, मतलब किसके सर पे, बेस के 10 के सर के ऊपर चला गया। ठीक है, वही अगर मान लो यहाँ पे ये रहता है ln x रहता, तो इसका बेस तो e रहता है ना, पता है ना ln का बेस e होता है। यस सर। इधर अगर y रहता ना, तो इसका आंसर क्या होता है, x इक्वल टू e की पावर y, e⁻²। मतलब जो बेस में रहता है ना वो जाके इधर पंच मारेगा, जो अपोजिट साइड है उसको अपने सर पे लेके चला गया, तो 10 x इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर y। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे भी तो 10 ही है ना बेस में, और ये -1 है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये 10 जाके उधर पंच मारेगा, यानी कि k/a इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -1। बोलो, अरे हो जाएगा। यस सर। और 10 की Yes, पावर sir. -1 को क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 का मतलब क्या है, 0.1, जो कि आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे समझ में आया, बेसिक मैथ था, तुम तो जेई वाले बच्चे हो, इतना तो लोग आता ही होगा, तुम तो जेई वाले हो। 28 का क्या होगा, बी होगा, समझ में आया भाई। यस यस, सर। सुरेंद्र ने सबसे पहले, सुरेंद्र एंड एक और वेलकम बचा था शिवम। सर प्लीज सेंड क्या, हाँ ये मैं सेंड कर दूंगा, मैं कन्हैया सर को भेज दूंगा, कन्हैया सर आपको भेज देंगे। ठीक? आप कन्हैया सर से मांग लेना, मैं उन्हीं को सेंड कर दूंगा। चलो ये कह रहा है इन ए सर्टेन रिएक्शन 10% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इन 1 आवर। कह रहा है एक रिएक्शन में 10% ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 1 घंटा में डिकम्पोज हो रहा है, 20% डिकम्पोज हो रहा है 2 घंटे में, और 30% डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है 3 घंटे में। यानी कि टाइम और परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, टाइम और डायरेक्टली। प्रोडक्ट Yes, sir. कितना बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
Yes, और sir. प्रोडक्ट को ही हम एक्स लिखते थे ना, याद है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना था, प्रोडक्ट को हम एक्स लिख ले रहे थे, रिएक्टेंट ए माइनस एक्स हुआ तो ये एक्स हुआ, अभी जस्ट लिख के बताया था ना। Yes, sir. तो ये क्या करना चाहिए, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। अब बताओ किस इक्वेशन में ऐसा दिख रहा था, ऐसा तो हम देख रहे थे ना, एक्स इज इक्वल टू के टी, याद है, एक्स बराबर के टी। अरे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आता था, एक्स इज इक्वल टू के Yes. टी, कौन बताओ ये किस ऑर्डर का इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू के टी किस ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर का है, जीरो। तो देखो जीरो ऑर्डर में जो होता है ना, प्रोडक्ट का बनना और टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट का बनना और टाइम में सीधा रिलेशन है। एक्स इज इक्वल टू के टी क्या बताता है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ना 10% बन रहा है 1 आवर में, 20 बन रहा है 2 आवर में, 30 बन रहा है 3 आवर, मतलब सीधा रिलेशन है, यानी कि जीरो ऑर्डर है कि नहीं, Yes, sir. ये जीरो ऑर्डर है ना, यस ये जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट पूछा है, बताओ जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, 29 कैसे होगा, Option 29 का मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में किसके किसके क्या आंसर होगा। भावना का है बी, शिवम बी, सुरेंद्र बी, कशिश बी। यस भाई बी होगा, बिल्कुल सही, बी होगा। ठीक है, कैसे, देखो जीरो ऑर्डर का यूनिट का फॉर्मूला याद है आपको, यूनिट का फॉर्मूला था मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ये मोल, एन का वैल्यू जीरो लिख दोगे, जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे, एन का वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आंसर क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन 29 का बी हो गया। बोलो भाई, Yes, sir. आगे पढ़ा जाए, आगे पढ़ा जाए। 30 देखना, का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 2 टाइम्स, कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा उसका रेट 2 गुना एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड आइडेंटिकल कंसेंट्रेशन। तो ये के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पूछ रहा है, के इक्विलिब्रियम, इसलिए ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा के इक्विलिब्रियम के बारे में। एक बार मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो अगर ए से क्या बना, बी बना, तो ए से बी को बनना को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब बैक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, और इसका क्या होगा, के बी, यही होगा ना भाई। मतलब ए से Yes, बी sir. बनना मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बी से ए बनना मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम जो होता है ये होता है के ए फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई बैकवर्ड, याद रखना क्या होता है, फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई बैकवर्ड। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन 2 गुना है, यानी कि इट मींस ये ट्वाइस है, तो ये क्या होगा, इसके ट्वाइस है तो ये 1 होगा, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या हो गया, 2 नहीं हो गया, अरे बोलो। Yes, sir. तो ये एक्चुअली 11th का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो यूज हो जा रहा है। अब ध्यान रखना के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई के बैकवर्ड। यहाँ पे सॉल्यूशन दे भी रखा है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई बैकवर्ड का, तो ये 2/1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 ठीक हो है, जाएगा। तो 30 का क्या हो गया, 30 का आपका आंसर हो जाएगा A. यस ए, 30 का ए। शिवम, भावना, कशिश, सही है भाई तुम्हारा आंसर। चलो फिर से ये 16 आ गया, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब एक सेट हम कंप्लीट कर लिए, 1 सेट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब फिर से स्टार्ट करते हैं 16 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और फिर से 16 से स्टार्ट करो, बताओ भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बराबर आई के बी एम, KBM. केबी तो कांस्टेंट होता है, केबी तो कांस्टेंट होता है, तो इसको डिलीट करो, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू एम के, आई इंटू एम। अब सब में आई इंटू एम देख लो किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें आई इंटू एम सबसे ज्यादा हो रहा है, देखो भाई 16 का बच्चा क्या कर रहा है, भावना का सी, शिवम का ए, सुरेंद्र का ए,
सर ए। ए। हाँ भाई ए होगा, भावना आपका रॉन्ग है। हर्ष कशिश ए होगा। देखो आई इंटू एम, देखो इसका अगर ये तुम आई इंटू एम करना है, एम 0.01 है, तुम बताओ इसका आई का वैल्यू बताओ। 100% मानने टूट रहा है, आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू 3 होगा क्या? देखो दो Na कैसे टूटता है, Na टूटता है 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, आई का वैल्यू 3 नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। ये KNO3 है, आई का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा कि नहीं? K प्लस NO3 माइनस। Yes. यूरिया का आई का वैल्यू बताओ, इसका आई का वैल्यू क्या होगा? 1। यूरिया नहीं Zero. टूटता है ना, यूरिया नहीं टूटता है। ग्लूकोज का आई का वैल्यू क्या होगा? ये भी नहीं टूटता है, क्या होगा बोलो? ये भी 1 होगा। अब तुम मल्टीप्लाई करके देखो ना, 0.01 One. इंटू 3 क्या आया? इसका वैल्यू है 0.03। ये 0.01 है, इसका वैल्यू क्या है? 0.02। इसका वैल्यू तो यही रह जाएगा, इसका यही रहेगा, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? ये नहीं हो गया? यस सर। ए हो जाएगा ना। अगर ये सीक्वेंस में पूछेगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा ए, Yes, sir. इसके अंदर कौन है? अरे ये दोनों तो इक्वल ही हो गया, बी और डी इक्वल ही हो गया, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा ए, फिर बी डी इक्वल है, और सबसे कम हो जाएगा सी का। ठीक है, अरे बोलो, चलो। Yes, sir. 17 नंबर, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर तब क्या होगा इनसे? बोल रहा है असर्शन दीजिएगा, क्वेश्चन है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या होगा 17 का आंसर? सेवनटीन का आंसर क्या होगा? कह रहा है ऑन मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है मिक्स कर रहे हो तो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, उसका डेल्टा एच का वैल्यू 0 कर रहा है। क्या आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच का वैल्यू 0 होता है? बोलो यस या नो। आपको पता है Yes, आइडियल sir. सॉल्यूशन का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? क्या 0 होता है क्या? यस सर। हाँ भाई, आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? 0। थैंक यू। क्या इसका डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है क्या? अरे आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा जी का वैल्यू No, निगेटिव होता है? अरे होता है। अरे याद नहीं है? डेल जी अगर निगेटिव है ना तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, पढ़े हो क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में। डेल जी का वैल्यू निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अरे वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ से ऊपर, पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी का गिरना वो अपने आप गिरता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दिन से रात का होना अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन वही अगर मान लो तुम क्या हो रहा है, अब बल्ब जला रहे हो, करंट पास कर रहा है, अपने आप थोड़ी पास करेगा। या फिर ये कल जो तुम्हारा हैंडपंप नहीं होता, हैंडपंप से तुम पानी निकाल रहे हो, वो अपने आप थोड़ी निकलेगा, तो वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, तो डेल जी का वैल्यू निगेटिव होता है, आइडियल सॉल्यूशन का डेल जी का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये क्या होगा? ट्रू। फिर कह रहा है ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग इज इंक्रीज इंट्रोपी। मतलब इंट्रोपी मतलब क्या होता है बताओ? पता है आपको इंट्रोपी का मतलब? Degree इंट्रोपी of मतलब जैसे randomness. थर्मो, यस सही बोल रहे हो सुरेंद्र, सही। अरे इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब कौन कितना मूवमेंट कर रहा है। जैसे अभी तुम बैठे हो, तुम्हारी इंट्रोपी कम है, वही तुम दौड़ोगे तुम्हारी इंट्रोपी बढ़ गया। इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कौन कितना मोशन कर रहा है, कौन कितना मोशन कर रहा है। तो बताओ, जब ये मिक्स करोगे, दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे, ठीक है, दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो बताओ रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं? सर बढ़ेगा। अरे एक मॉलिक्यूल रहेगा तो कम मोशन करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल रहेगा तो ज्यादा मोशन करेगा, तो रैंडमनेस क्या होगा? ज्यादा। ऐसे भी तुम सोचते हो एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, तो कोलिजन वगैरह कम होगा, एक पास बैठे रह सकते हैं। लेकिन उसी क्लासरूम में अगर मान लो तुम 50 बच्चे को इंटर कर दो, जगह कम है, अब आपस में सब धक्का मुक्की करेंगे,
तो जब मिक्स करोगे तो मॉलिक्यूल बढ़ गया तो क्या हो गया, वो धक्का मुक्की बढ़ गया, यानी कि एंट्रोपी बढ़ गया। ठीक है भाई, यस सर। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसलिए क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? अच्छा, ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं? 17 की बात करोगे तो ये आपका क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो क्या रहा है ना कि जब दो को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी बढ़ जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ जाएगा ना, इसलिए डेल्टा जी निगेटिव रहता है। क्यों? एक फॉर्मूला आप पढ़े होगे, डेल्टा जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा कुछ भी पढ़े होगे। अब बताओ ना, डेल्टा एस तुम्हारा बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो डेल्टा जी निगेटिव और ज्यादा नहीं होगा? यस सर। अरे बोलो। होगा। और डेल्टा एस तो 0 होता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो 17 का क्या हो गया, ए। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स Yes, का, sir. ये क्लास 11 में है ना थर्मोडायनेमिक्स, उसका यूज किया गया। हालांकि तुम कन्हैया से बताए होंगे ये सब, ये जब आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाए होंगे ना, तब आपको बताया होगा। आइडियल नॉन आइडियल पढ़े हो, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन? अरे बोलो। यस सर। पढ़े चलो हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 17 का किसका किसका सही था भाई, एक बार देख लेते हैं। कशिश एंड शिवम, इनका सही था। का परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना एम विथ वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, ये वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई का वैल्यू दे रखा है, क्या दिया? आई का वैल्यू क्या दे रखा है, 4.2। आई का वैल्यू दे रखा है 4.2। ठीक है, और आपसे पूछा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा परसेंटेज पूछ रहा है। अब बताओ, जब टूटता है तो आई का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा। और अल्फा परसेंट पूछ रहे हैं, अल्फा परसेंट पूछ रहा है। बताओ आई का वैल्यू क्या है, 4.2, तो 4.2 लिख दिया। 1 प्लस n का वैल्यू बताओ, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे टूटेगा, 2al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। अब बताओ क्या वैल्यू रहा इसका, n का वैल्यू क्या रहा, यस n का वैल्यू 5 रहा, क्या हो गया 5 माइनस 1 अल्फा। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो ये तुम्हारा 1 उधर गया तो क्या होगा 3.2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 अल्फा। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 0.8, यस सर। और 0.8 अगर परसेंटेज की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 80%। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे समझ में, इजी क्वेश्चन है ना भाई, क्या टफ यस है क्या? सर। पर इजी टफ है। नहीं है, इजी है। 18 का क्या होगा, ए होगा। देखो फॉर्मूला याद रखना होगा, जब टूटता है ना तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। जब टूटेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। हाँ ये बताओ यार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड सुने हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक एग्जांपल, किसको प्यूरिफाई करते हैं, एक एग्जांपल बताओ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ सुने हो? पहले तो आंसर बता दो, आंसर बताओ भाई इसका क्या होगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सर पढ़े हो ना आप? यस सर। पढ़े हो तो इसका आंसर बताओ। 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर क्या होगा? तो भाई ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना टाइम क्या लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? देखो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुने होंगे आप क्लास 7, 8, 9 में, जब आप पेट्रोलियम को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, याद है? पेट्रोलियम जो नहीं होता है, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करते हैं हम। देखो पेट्रोलियम जो होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं तो क्या मिलता है तुमको, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, वैक्स मिलता है ना? यस सर। तो वो क्या होता है, वो एज ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वहां पे जिसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में
उन्हीं को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उन्हीं को आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जिसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो। एक्चुअली क्या होता है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट और अलग होगा, मतलब सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम प्यूरिफाई कर सकते हो। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है, ये ऐसा है मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम होता है। देखो बॉइल सेट अबाउट लिखा हुआ है ना, सेम टेम्परेचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके सारे कंपोनेंट क्या हो, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। जब सारे कंपोनेंट एक टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं, तो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, चेंज हो, बट यहाँ पे सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 का डी होगा। यस, कैसे सही बोला, डी। 19 का डी होगा। समझ में आया? तो शिवम के भी सही थे, यस सर। आशीष के भी सही थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन। ये बताओ यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Na+ का कंसेंट्रेशन पूछ रहा है कब, जब अगर मान लो इसमें कंसेंट्रेशन 0.15 है। बताओ भाई, Na+ का कंसेंट्रेशन क्या होगा? क्या होगा भाई? क्वेश्चन में दे रहा है कि बताइए, क्वेश्चन में दे रहा है कि Na2SO4 होगा ना, Na2SO4 है, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.15। इसका कंसेंट्रेशन है 0.15। तो आप बता दो Na+ का कंसेंट्रेशन क्या होगा, क्या होगा कंसेंट्रेशन? ऑप्शन क्या सी। होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी, सुरेंद्र का कहना है ऑप्शन सी। और बाकी बच्चों का क्या? भाई इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं यार इसमें। देखो ये देखो, इसमें कितने Na हैं, ये टूटेगा तो 2Na+2 में टूटेगा, तो Na का वैल्यू क्या है, 2 गुना है, तो जो वैल्यू दिया ना उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे एक मोल में कितना Na है, एक मोल Na2SO4 में कितना Na है, 2 Na है। एक मोल Yes. Na2SO4 में 2 Na है, तो क्या होगा, इसके आंसर में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, सी होगा। शिवम सही बोल रहे हो, शिवम सुरेंद्र सही बोल रहे हो। क्या होगा, 20 का सी। ठीक है, यस चलो सर। 20 का सी हो गया। और 21 बताओ। कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो रहा है इतना टाइम में, हाउ मच टाइम, ये मतलब 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ये तो तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद अगर किए होगे तो पता होगा। सर ऑप्शन डी। एक फर्स्ट ऑर्डर, यस ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, डी। और कैसे पता चलेगा, देखो इक्वेशन पढ़े थे ना फर्स्ट ऑर्डर का, यही क्वेश्चन था ना, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस, होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। अब बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब ये 100% कंप्लीट होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 100% कंप्लीट के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a, मतलब प्रोडक्ट पूरा बन गया ना, तो a माइनस ए क्या हो गया, 0, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग इनफाइनाइट। Yes. लॉग इनफाइनाइट मतलब ये तो क्या होगा, टाइम इनफाइनाइट, तो इससे कितना समय में कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट टाइम में complete। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। यस अरे सर। बोलो, चलो अब ये 21 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट और करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। कैसे सॉल्व करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं, देखो x इजिकल टू KT होता है ना, x इजिकल टू क्या होगा, KT। अब तुम सॉल्व करो, ये t 3/4 और 1/2 के रेस्पेक्ट में दिखाओ, x इजिकल टू KT होता है, तो बताओ x इजिकल टू क्या है, KT है, तो 3/4 पे का मतलब समझे, टाइम टाइम 3/4 का मतलब क्या होगा, टाइम 3/4 का मतलब होता है, देखो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, टाइम 3/4 का मतलब होता है प्रोडक्ट जो है वो 3/4 बन चुका है, समझ में आया।
और टाइम 1/2 का मतलब होता है जो प्रोडक्ट है ना वो 1/2 बन चुका है। और ये क्या है, ये किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किस क्या था, प्रोडक्ट एक्स होता है। प्रोडक्ट क्या है इसका, इसको हम एक्स लेते हैं। समझ में आया? सिमिलरली टाइम, अगर टाइम क्या दिया था, टाइम रहता है 1/7, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया 1/7 ए। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? तो ये Yes, क्वेश्चन sir. में दे रखा है क्या, टाइम 3/4 है और 1/2 है। चलो भाई, और x क्या है, x इजिकल टू KT है। अब बताओ टाइम 3/4 का मतलब क्या हो गया, x कितना बन गया होगा 3/4 ए, और ये क्या हो गया k, और टाइम को क्या लिखोगे 3/4 लिखो कि नहीं, बोलो। Yes, sir. लिखेंगे। सिमिलरली टाइम टाइम 1/2 पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बन गया होगा 1/2 ए, ये k और ये टाइम 1/2। अब ये दो इक्वेशन आ गया आपका, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या किया जाए कि ये तुम्हारा चारों ऑप्शन में तुम्हारा आ जाए, बताओ क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, क्या करना सही रहेगा बताओ। ऑप्शन देखो और फिर तुम सोचो क्या करोगे। डिवाइड कर दिया जाए क्या? डिवाइड करेंगे सर। हाँ, डिवाइड करने से बेनिफिट है, यस। क्यों डिवाइड करोगे तो के से के गया, ए से ए गया, फिर 2 से ये 4 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3/2 कट के क्या बचा 1.5 बचा। तो बताओ ये अब डिवाइड कियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, टाइम 3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1.5 और ये 2 हाफ नीचे था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 2/1। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 23 का आंसर, बी। 23 का बी होगा ना भाई, बोलो। अब बस रुक जाओ यार भाई, इतनी जल्दी बाय मत Yes. करो, बस दो ही क्वेश्चन करेंगे। 23 हो गया ना, 24 25 इसका आंसर, दो क्वेश्चन और रुक जाओ। तो 23 का क्या हो गया, नेट इंटरनेट खत्म हो रहा है, रुक जाओ। चलो 24 बता खत्म हो दो गया उसका। और फिर एक 25 कर लेंगे, खत्म। क्या, अच्छा उसका नेट ही खत्म हो गया, अच्छा 1 GB का था। का रेट कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन, एक पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है कब, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है कब, 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या अरेनियस इक्वेशन लगाते हैं। Yes, अरेनियस sir. इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 - 1/T2, ऐसा पढ़ा है इक्वेशन। Yes, sir. अब बोलो ऐसा इक्वेशन पढ़ा है ना। अब बताओ K2/K1 यानी कि देखो ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं K1 और इसको मान लेते हैं K2। तो बताओ K1/K2 करोगे तो देखो ये 1.3 है, ये 1.3 आपस में कट जाएगा, ये 10⁻⁻⁴ है, 10⁻³ है, ये कट के क्या बचेगा 10 बचेगा कि नहीं, Yes, sir. समझ में आ रहा है। देखो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, तो log ln K2/K1 क्या हो जाएगा ln 10, और ये EA का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो इसके जगह पे EA ही रखो, R की जगह पे R रखो। टेम्परेचर 1/टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 1 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखा है टेम्परेचर 1 100 मतलब क्या होता है 1/100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया 373 हुआ कि नहीं, Yes, केल्विन में। sir. केल्विन में लेते हैं, टेम्परेचर क्या लेते हैं केल्विन में लेते हैं, माइनस करोगे, और T2 तुम्हारा 150 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में लोगे तो क्या होगा 423 केल्विन, यही क्वेश्चन बचा। Yes. अब ln 10 को तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ln 10 को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303, और log 10 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये EA रहेगा। R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू 8.314 होता Yes, है, sir. और ये तुम एलसीएम लोगे तो क्या होगा 423 - 373 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 373 इंटू 423। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके EA का वैल्यू नहीं निकल जाएगा बताओ, सर निकल जाएगा। और निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो इसको तुम एक बार सॉल्व करके देख लेना, इस सॉल्व करोगे तो क्या होगा 24 का आपका बी आ जाएगा, 24 का बी आ जाएगा, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, यहाँ पे तुम हेल्प ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसको सॉल्व करो फिर जाओ, डाटा खत्म हो गया, बच्चे बोल गया।
चलो ये देखो, ये क्या है, द रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 इज गिवन। क्या रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 टू गिव NO2 इज सेकेंड ऑर्डर टू NO। देखो कह रहा है आपका एक रिएक्शन है NO प्लस O2, तो क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है। अब बताओ यहां से तुम रेट लॉ लिखोगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू K, फिर NO की पावर X इंटू O2 की पावर Y, यही लिख सकते हो ना? यस सर। अरे यही लिखते हैं। Yes, लेकिन sir. देखो ये X और Y के जगह के लिए आपको दे दिया है वैल्यू। क्या कर रहा है, NO के रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, यानी कि X का वैल्यू क्या हो गया 2, 2. और कर रहा है O2 के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो Y का वैल्यू क्या हो गया 1। 1. तो हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू K NO की पावर 2 इंटू O2, और O2 की पावर क्या है 1 है, लिख सकते हो ना? यस सर। अब फिर क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, बाई व्हाट फैक्टर विल द रिएक्शन रेट चेंज इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डबल। कह रहा है दोनों का कंसेंट्रेशन अगर डबल कर दे, दोनों का डबल कर देंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बताओ इसको डबल करोगे तो क्या होगा, डबल का मतलब 2 का पावर 2 हो जाएगा, और ये Yes, डबल sir. करोगे तो क्या होगा 2 की पावर 1। ओवरऑल कितना का इंक्रीज है बताओ, 2 की पावर 3। ओवरऑल कितना का इंक्रीज करोगे, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। यस, 2 की पावर 3 इट मींस 8 टाइम्स हुआ, 8। तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज किया ना, रेट 8 Yes. टाइम्स इंक्रीज कर गया ना। Yes, sir. यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 का, बताओ क्या होगा, Option D. ऑप्शन डी, ऑप्शन 25 का ऑप्शन डी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। संडे टेस्ट अच्छे से दो यार, ठीक है। कोई क्वेश्चन में नहीं समझ आया तो पूछो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और डाटा यार जल्दी खत्म, डेली क्लास आपका चलता होगा ना, फिर डाटा कैसे खत्म हो जा रहा है। डन हो सर। अरे उसी हिसाब से आप नेट पैक करवाओ ना।